दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिक्र सिल्वर स्क्रीन का। सिल्वर स्क्रीन और खबरों की दुनिया में कोई तालमेल होता नहीं है। दोनों की जिंदगी जीने के तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। और सिल्वर स्क्रीन शब्द जैसे ही हमने कहा, हो सकता है आपके जहन में यह बात आए कि शायद चकाचौंध का जिक्र होगा, शायद लार्जर देन लाइफ अदाकारी का जिक्र होगा। जी नहीं, कुछ कलाकार अपनी शख्सियत की वजह से एक ऐसी पहचान बनाते हैं जहां पर हमें आपको महसूस होता है कि ये हमारे बीच से ही तो निकले हुए हैं। और जिस सरलता के साथ वो डायलॉग्स को स्क्रीन पर बोलते हैं, लगता है ये सब कुछ तो हमारे जहन में चल रहा था। यही खासियत होती है किसी भी बेहतरीन स्क्रिप्ट की और उस स्क्रिप्ट को जीते हुए उस चरित्र के डायलॉग्स को बोलने की। अगर आप अतीत में चले जाइएगा सिल्वर स्क्रीन में, तो आपको याद आएगा एक और शख्स, चिकने चुपड़े चेहरों के बीच का एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा दागदार था। सोचिए, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर के बीच में बलराज सैनी, 2 बीघा जमीन, कमाल की फिल्म थी। लेकिन उस सफर को आगे बढ़ाने की स्थिति में जब हम मौजूदा वक्त में आते हैं तो एक नाम ऐसा जहन में आता है जो आज हमारे बीच नहीं है। उसका निधन हो गया, इरफान खान। सोचिए, सिल्वर स्क्रीन पर रेंगते हुए खानों के बीच में एक इरफान, जिसको कभी किसी ने खान के तौर पर नहीं बुलाया, लेकिन वो अदाकारी का खान अपने तौर पर था। उसकी पहचान, उसकी अदाकारी के तरीके, जिंदगी जीने और संघर्ष का मादा, जयपुर से लेकर दिल्ली होते हुए मुंबई तक का सफर, ये सारी चीजें आपने जानी समझी होंगी। लगातार चल रहा है, लगातार हर जगह मौजूद है। हमें लगता है उन बातों का जिक्र कितना किया जाए, लेकिन खुद हमारे जहन में कई बार कई खबरों को बनाते वक्त कुछ फिल्मी चरित्र अक्सर दिमाग में आ जाते थे और उस फिल्मी चरित्रों के आश्रय कुछ डायलॉग्स भी आते थे। खास तौर पर कश्मीर का जिक्र हो, खास तौर पर संसद में बैठे हुए दागी सांसदों का जिक्र हो, या फिर एक ऐसी फिल्म भी थी जिस फिल्म का लगभग 3 मिनट का डायलॉग हमने अपनी खबरों के बीच में दिखाया था। उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुद इरफान ही थे। उनसे संवाद किया, बातचीत किया, उनसे इजाजत ली 3 मिनट तक दिखलाने की, वह भी लिया गया। ऐसी कौन सी चीज थी और ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें आप किसी कलाकार से इस रूप में जुड़ जाते हैं? हमें याद है हमारी इरफान के साथ सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है। 2014 में जब फिल्म मकबूल आई थी, वो एनडीटीवी पहुंचे थे और एनडीटीवी में ही हम काम करते थे। उसी के परिसर के बाहर में पहली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दूसरी मुलाकात फिल्म मदारी के बाद हुई थी। फिल्म मदारी के लिए वो दिल्ली आए हुए थे, यहां पर आज तक में थे। उसी समय मुलाकात हुई और उस समय जिक्र भी कुछ हुआ। इन जिक्र का सिलसिला हम कहां से शुरू करें, क्योंकि एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिस शख्स के बहुत सारी चीजों को आप नहीं जानते होंगे। जिंदगी का संघर्ष तो ठीक है, वो शख्स जिसके एनएसडी में उसी बरस एडमिशन होता है जिस बरस उनके पिता का निधन होता है। और संयोग देखिए, उनका निधन उस महीने में हुआ जिस महीने में उनकी माताजी का निधन हुआ। संघर्ष क्या होता है, किस रूप में होता है और कुछ करने की स्थिति किसी के भीतर कैसी होती है, जो अपने आप को बोरियत के तौर पर मोनोटोनस नहीं बनाना चाहता है, जो इस रूप में अपने आप को देखता है कि हमें किसी भी रूप में कुछ करते रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ करेंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वह जिंदगी से जुड़ी हुई स्थितियां होती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि टेलीविजन स्क्रीन पर कई सीरियल्स इरफान ने किए, लेकिन हमें जो पहला सीरियल अच्छा लगा था और जो 2004 में जो पहला संवाद इरफान के साथ हुआ था, हमने कहा था बड़ी छोटी उम्र में आपने लेनिन को जी लिया। लेनिन मार्क्सिस्ट, और लेनिन बने थे वह एक दूरदर्शन के एक सीरियल में जिसकी कई कड़ियां दिखाई गई थी और बाद में वह एक लघु फिल्म के तौर पर भी परिवर्तित कर दी गई थी। दरअसल ये फिल्म थी या कहीं वो हिस्सा जो था एक नाटक है, लाल घास पर नीले घोड़े। उदय प्रकाश, साहित्यकार उदय प्रकाश ने अनुवाद किया था। ये मिखाइल शात्रोव का नाटक है। इसमें उन्होंने लेनिन की भूमिका निभाई और इस पर जब जिक्र कर रहे थे तो हमने कहा कि आपकी आंखें बहुत बोलती हैं। उन्होंने कहा, मेरे पिता भी इसका जिक्र करते थे कि तुम्हारी आंखें हैं या प्याला है। फिर उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ हमें लेनिन के तौर पर देखा है, उसमें तो बड़े लंबे लंबे डायलॉग थे, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी एक और सीरियल आया था कहकशा। उसमें हमने
एक भूमिका निभाई थी उर्दू पोएट की, जो कि मार्क्सवादी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर है, मखदूम मोहिउद्दीन की। और उसकी शायरी आपके जहन में याद आ रही होगी, वो फिल्मों में ली गई। वो फिल्म के भीतर में उन्होंने 2 शायरी बताई थी उस दिन कि आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे बस मुस्कुराती रही रात भर। बोले ये आपने सुना होगा। हमने कहा सुना है। फिर उन्होंने कहा कि एक फिल्म बाजार का भी आपको हिस्सा याद होगा, जिसका गीत है फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। यह भी शायरी मखदूम साहब की ही है। लेकिन उन्होंने कमाल की चीज़ बताई। बोले लेकिन उस कहकशा सीरियल के भीतर में मुझे जो कविता करनी थी वह अपना शहर की कविता थी। और उसके बाद अपना शहर की उस कविता का पाठ उन्होंने किया। उस कविता बड़ी छोटी कविता है, लेकिन वो सुननी चाहिए। ये शहर अपना अजब शहर है, ये शहर अपना अजब शहर है कि रातों में सड़कों पे चलिए तो सरगोशियों सी करता है, वो लाकर जख्म दिखाता है राजे दिल की तरह, दरीचे बंद गुल चुप निढाल दीवारें, किवाड़ मोहरे बब, किवाड़ मोहर बलब, घरों में मैयतें ठहरी हुई बरसों से किराए पर। बोले यार जिए जा रहे हैं और इसी के आसरे काम भी किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में अच्छी फिल्म मिलेगी तब आपसे मुलाकात होगी। और इसके बाद बात आई गई और वो अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। आपके जहन में बहुत सारी फिल्में आ रही होंगी, उस सफ़र पे आपको ले चलें। लेकिन हमें लगता है कि कई डायलॉग्स जिसका इस्तेमाल हमने खबरों के बीच में किया और उनसे उस वक्त में हमारा संवाद हुआ, वो सबसे ज़्यादा संवाद पान सिंह तोमर, जिसके ज़रिए उनको पहचान मिली। हालांकि फिल्म उन्होंने 2003 में हासिल भी की थी और उसके बाद मकबूल भी उनकी फिल्म आई थी। और फिर लाइफ इन ए मेट्रो 2007 में फिल्म आई थी। लेकिन पान सिंह तोमर 2011 में जिसका डायलॉग कई बार इस्तेमाल किया गया संसद में बैठे हुए दागी सांसदों को लेकर, जिसमें उस डायलॉग के हिस्से को डाल देते थे, बागी बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। और जिस सरलता के साथ इसका जिक्र इरफान ने उस फिल्म में किया, उसको खबरों के बीच में डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए कि इसके बाद कश्मीर को लेकर जब फिल्म हैदर आई थी और कश्मीर को लेकर मौजूदा सरकार जिस तरीके से वहाँ पर नए प्रयोग कर रही थी, उसमें वह वहाँ पर रूधार बने थे। रूधार को लेकर एक अपनी अपनी भूमिका या अपनी अपनी समझ भी है। हमने उनसे पूछा था कि रूधार की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा इसको 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। जिस भूमिका को मैं निभा रहा हूं वह जमीर की आवाज भी है, कश्मीर के जमीर की आवाज, जिसमें एक रूधार की भूमिका है फिल्म हैदर में। लेकिन कहीं ना कहीं यह उस आतंक या टेररिज्म का जो आतंक हम लोग दिल्ली और मुंबई में महसूस करते हैं, वहां पर रहने के दौरान इसको आप बिल्कुल नए सिरे से समझ सकते हैं। और इसीलिए उसका वो जो डायलॉग लिखा गया, उसमें जिस बात का जिक्र है, जिसका जिक्र हमने कश्मीर की रिपोर्ट दिखाते समय भी किया था, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, शिया भी मैं, सुन्नी भी मैं और पंडित भी। कमाल का डायलॉग है और इसका भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन असल डायलॉग जो खास तौर से हमारे जहन में बार बार आता है, जब फिल्म मदारी आई, ये आपको समझना होगा कि इरफान की वाइफ जो है वह भी सुतुप्ता सिकदर जो है वह स्क्रिप्ट प्ले लिखने वाली, वो भी एनएसडी से निकली हैं और लिखती थी। और मदारी फिल्म के जो तमाम डायलॉग्स थे या मदारी फिल्म की जो कहानी थी, और चूंकि प्रोड्यूसर जो थे वह खुद इरफान थे, उनकी पत्नी थी, उसके अलावा भी कई से पैसा लिया गया था, शैलेश सिंह, मदन पालीवाल, शैलजा केजरीवाल, और डायरेक्शन दिया गया था निशिकांत कामत को। इस फिल्म का एक बड़ा लंबा डायलॉग है। हमें लगा कि मौजूदा अवस्था में जब हम लोग खबरों को दिखलाते हैं तो 20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का हिस्सा राइट्स का चक्कर होता है। तो हमने उनसे संवाद बनाया और हमने कहा कि हम इस डायलॉग को दिखलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल दिखलाइए। हमने कहा लेकिन बड़ा लंबा हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने कितने मिनट का? हमने बोला लगभग 3 मिनट 20 सेकंड का है। और फिर बातचीत हुई और वो दिखाया। हमें लगता है कि वो डायलॉग जो लिखा गया, उन्होंने उसके पीछे कोई कहानी तो नहीं बताई, लेकिन बताया उन्होंने जो कुछ, उसका मतलब बहुत साफ था कि उस फिल्म में इस डायलॉग को लिखे जाते वक्त
हर का जहन में ये बात रेंग रही थी कि मौजूदा वक्त का सच उभर कर सामने आना चाहिए। वो फिल्म कमोवेश वैसी ही है जिसमें एक पुल गिर गया है, इरफान के बच्चे की मौत हो गई है और उसके बाद वह कुछ का उस होम मिनिस्टर के बच्चे का अपहरण कर लेता है और उसके बाद वह बच्चे को तभी छोड़ने की स्थिति में होता है जब होम मिनिस्टर खुद आ जाए। और वहाँ पर जो संवाद है, हमें लगता है कि जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो इस फिल्म को जरूर देखें। और इस फिल्म का जो डायलॉग जो हमने कई बार इस्तेमाल किया, बड़ा लंबा डायलॉग है लेकिन सुनिए आज इसे। उसमें बहुत साफ तौर पर इरफान एक तमाम चीज़ों के बाद बोलते हैं, सच सिर्फ सच, नो मोर गेम, होम मिनिस्टर को कहते हैं। और होम मिनिस्टर का डायलॉग और उसके बाद इरफान का डायलॉग शुरू होता है। होम मिनिस्टर कहते हैं, सच डरावना है, दिल दहल जाएगा, सरकार भ्रष्ट है, सच नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। इस पर इरफान कहते हैं, तो यह जो अखबारों में खबरें सुनने को आती हैं, टेलीविज़न पर देखने को आती है कि 70,000, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ये अजीब और इम्पॉसिबल सी रकम, ये असल में, इस पर तुरंत होम मिनिस्टर कहते हैं, एडजस्ट करती है, हम में से कईयों के पास है, बांट के लिए है। तब इरफान का डायलॉग आता है, चाहे कुर्सी पर बैठे हो ना बैठे हो, दूसरा बैठा हो, दुकानदारी चलती रहती है। इस पे फिर होम मिनिस्टर कहते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो अपोजिशन ठेकेदार, करोड़ों आंखों का ठेका है, अकेले से नहीं होगा, करोड़ों अरबों का ठेका है, ये अकेले से नहीं होगा। इरफान कहते हैं, तो 120 करोड़ लोगों के बारे में सोचने का वक्त क्या नहीं मिलता है? 120 करोड़? इस पर होम मिनिस्टर का जवाब आता है, मैथ्स गड़बड़ है आपका, बटे हुए हो तुम लोग, धर्म, जाति, प्रांत, इस फिगर का एनालिसिस करते हैं हम लोग, 120 करोड़ नहीं, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हो तुम लोग, लकड़ी का बंडल नहीं, अलग अलग लकड़ी जो टूट जाती है आसानी से, तभी तो हम जूतियों के नीचे रेंगते हैं तुम्हें, तभी तो हम जूतियों के नीचे रौंदते हैं तुम्हें। इरफान इस पर कहते हैं, तो यह कोई स्कैम वैकैम नहीं है, असल में आप लोगों का ये प्राइमरी धंधा है, राइट। इस पर जवाब आता है। तब इरफान कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने को खुश करने के लिए भी तो आप कुछ करते हैं। बिल्कुल, जवाब होम मिनिस्टर का है, यूनिफॉर्म तक पहनते हैं, आपने हमें जीन्स पहने हुए नहीं देखा होगा, हमें से किसी को नहीं देखा होगा। पार्लियामेंट जाते हैं, असेंबली जाते हैं, वहां जाकर बहस करते हैं, धूप में गर्मी में भाषण देते हैं, वोट भी तो मांगते हैं। जो अच्छे हैं, जो ऑनेस्ट हैं, उन्हें साइड कर देते हैं, वो बस डेकोरेटिव पीस होते हैं। हमारे लिए पावर उन्हीं के हाथ में जो कमा कर दे सके, और गलती तो तुम्हारी है, हम जो सपने दिखाते हैं तुम देखते हो, सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। सड़क कहां से जाएगी सबसे पहले हम ही को पता चलता है, तो आसपास की जितनी बेनामी जमीन होती है हम ही खरीद लेते हैं और फिर हम ही सरकार को बेचते हैं, इसी से प्रॉफिट कमाते हैं। और फिर ये कहते कहते वो कहता है, मैंने तो अपना पॉलिटिकल कैरियर अपने बच्चे के लिए दांव पर लगा दिया, लेकिन ये धंधा तो चलते रहेगा। और तुम्ही ने कहा था ये प्राइमरी बिजनेस तो है, क्योंकि जो डंडा देखते हो, पुलिस देखते हो, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, ये सब कुछ तुम लोगों को डराने के लिए है। अब तुम खुश हो गए, जीत गए। इस पर इरफान कहते हैं, हैप्पी एंडिंग आप सोच रहे हैं? इस पर वो कहता है, हैप्पी एंडिंग मैं कह रहा हूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। इरफान का आखिरी डायलॉग होता है इस पर, लेकिन जो सुन रहे हैं वो आज नहीं तो कल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, शायद कुछ। दरअसल ये शायद कुछ के बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है, और ये शायद कुछ इरफान के जहन में कैसे रेंगता रहा, यही उनकी जिंदगी के संघर्ष की कहानी है। एक ऐसा संघर्ष जिसके लिए अगर आप सबसे हाल में आई फिल्म देखेंगे, इंग्लिश मीडियम, उस इंग्लिश मीडियम की फिल्म की शुरुआत एक बच्चे के क्रिकेट खेलते हुए है, और बच्चा बार बार सोच रहा है, बॉलिंग करने वाला बोलता है, क्या सोच रहे हो? बोला, सोच रहा हूं कि फ्रंट फुट पे जाऊं या बैक फुट पे जाऊं। एक कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को जिंदगी के शुरुआत से ही, वो क्रिकेट भी इरफान खेलते थे, फर्स्ट क्लास मैच भी उन्होंने खेला, टीम में भी शामिल हुए। माँ चाहती थी लेक्चरर बने,
किसी तरीके से कलाकार बनने की स्थिति थी, अलग अलग कहानियाँ अलग अलग जगहों से आपने ये तमाम चीज़ें देखी समझी परखी होंगी। लेकिन जब आप इरफान को समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है वो कन्वेंशनल नहीं थे, किसी भी स्थिति में कन्वेंशनल खुद को नहीं मानते थे। बहुत साफ कहना था कि मैं दरअसल अपने तौर पर मेरे भीतर की जो शख्सियत है वही मेरी पहचान है, मेरा कोई चेहरा पहचान नहीं है। और ना मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ और ना मैं बहुत बोल सकता हूँ, ना मैं लोगों के बीच में कुछ बोल के निकलने वाली स्थिति में रहता हूँ। मैं जो हूँ सो इसी रूप में रहता हूँ, इसी रूप को मैं सिनेमाई पर्दे पर अपने आप को लाकर परोस देता हूँ। आज जब तमाम कलाकार याद कर रहे हैं, हम लोग भी याद कर रहे हैं, तो कई सवाल ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि ऐसी अदाकारी का सवाल नहीं होता है। कोई भी प्रोफेशनलिज्म के तौर पर जिस भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है उसके भीतर के मर्म को वो समझना चाहता है। जिस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक फिल्म आई थी, साउथ की अदाकारा थी, करीब करीब सिंगल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि इस फिल्म में एक गीत है, उस गीत को आप गाते रहते हैं। तो बोले दरअसल ये गीत बड़ा अच्छा है, इस गीत के बोल को आप समझने की कोशिश कीजिए। वह जो ख्वाब सा उसे रोक लें या जाने दें। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग दरअसल डबल होते नहीं, हमेशा सिंगल ही होते हैं। और करीब करीब सिंगल कमोवेश उसको लेके उन्होंने वहाँ जिन बातों का जिक्र किया और जिस तरीके से जिक्र किया वह भी पत्रकारों के जहन में रहा होगा। ऐसी बहुत सारी फिल्मों में जो संवाद करने की स्थिति में आते थे, आपको बार बार लगेगा कि ये जो संवाद कर रहे हैं ये कैसा शख्स है जो बिना आडंबर के अपनी बातों को रख देता है, बिना आडंबर के ये अपने डायलॉग्स को स्क्रीन पर जब बोलता है तो ये महसूस ही नहीं होता है कि उसके पीछे किसी तरीके की मेहनत की गई हो। लेकिन जब उनके पुराने इंटरव्यूज़ को आप देखेंगे या कभी भी किसी मुलाकात के सिलसिले में जब आपसे कोई संवाद बनेगा उसका, जब आप देखने के दौरान, तो आपको लगेगा इस शख्स ने कितनी मेहनत की और इसे पता था कि जयपुर जैसा शहर इसके लिए छोटा है। वहाँ से वो जद्दोजहद करते हुए निकले थे। और एनएसडी में जब उनका एडमिशन होना था तो एनएसडी में एक स्थिति होती है कि आपको 10 नाटक इससे पहले किए होने चाहिए, तब आपका वहाँ पर एडमिशन होता था। तो इन्होंने झूठ बोला कि मैंने 10 नाटक किए हैं। इन्होंने कहा क्योंकि ये हर हाल में चाहते थे एनएसडी में मेरा एडमिशन हो। माँ को उधर झूठ बोला कि किसी भी हालत में मैं वहाँ से पढ़ कर आऊँगा और लेक्चरर हो जाऊँगा जयपुर में, यहाँ की राजस्थान यूनिवर्सिटी में। लेकिन इन परिस्थितियों को जीते हुए जब आप किसी भी फिल्म में देखेंगे, चाहे वो पीकू में अमिताभ बच्चन के सामने खड़े हों या फिर बिल्लू बार्बर फिल्म जो थी जिसमें वह शाहरुख खान के सामने खड़े हों, या ऐसे किसी भी या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जब आप फिल्मों की फहरिस्त में जाएंगे, उनके सामने कलाकार अदाकारों को देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि वो कमाल के कलाकार हैं जो कि अपनी सादगी के साथ हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लंच बॉक्स जैसी फिल्म भी एक तरफ है और दूसरी तरफ वॉरियर फिल्म भी है जो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म है, नैमशैक फिल्म भी है, दार्जिलिंग लिमिटेड फिल्म भी एक अजीबोगरीब तरीके से, स्लम डॉग मिलीनियर तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन कभी फिल्म देखिए तो न्यूयॉर्क आई लव यू देखिए, कमाल की एक्टिंग है उसमें। लाइफ ऑफ पाई, उसमें एक कमाल की एक्टिंग है। बिल्कुल अलग स्थिति है, यानी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, करीब करीब सिंगल, हैदर का रूदार, पीकू या हासिल मकबूल, ये एक सफ़र है। और इस सफ़र के बीच में वो शख्स बार बार अपने भीतर की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन पर रखने के लिए आमादा है। और इसीलिए आज जब आपसे संवाद सिल्वर स्क्रीन का कर रहे हैं तो बार बार कुछ बातें जहन में आती है, क्योंकि एक वक्त था जब पैरेलल मूवीज़ का जिक्र था, एक वक्त था कि एक तरफ पैरेलल मूवी थी तो फिर दूसरी तरफ कमर्शियल मूवी थी। मौजूदा वक्त में सारी चीज़ें मिल गई और एक ऐसे वक्त में इरफान की ज़रूरत शायद ना सिर्फ सिनेमाई पर्दे को बल्कि हर देखने वाले को, और जिस तरीके से उनके भीतर जो कुछ लगातार चलते रहता था वह एक कमाल की परिस्थिति थी। और मेरे ख्याल से ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो उसमें शायद हमें लगता है, वो ट्वीट भी आपको याद करना होगा, 2018 में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने एक ट्वीट किया था 2 साल पहले कि ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है, और मेरी ज़िंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है।
और फिर एक और हिस्सा था जिसमें वो बोलते हैं मुझे लगता है कि मैं हार गया हूँ। ये सारी चीज़ें, दोस्तों के साथ जीना, दोस्तों के लिए जीना, दोस्तों के बीच जीना, संवाद बनाना, लेकिन खामोशी से संवाद बनाना, स्क्रीन पर भी अपनी खामोशी और अपनी आंखों से उस संवाद को कहीं आगे बढ़ा देना कि लोग सोचने को मजबूर हो जाए, ये सारी परिस्थितियां शायद इरफान के सफ़र को जब आप देखना शुरू करेंगे तो इस दौर में आपको सिल्वर स्क्रीन के भीतर का एक खोखलापन भी नजर आएगा, जिसमें इरफान को पहचान पाने की स्थिति में कौन नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया। इरफान मिथुन दा के फैन थे, मिठुन की तरह चेहरा लगता है तो उनको लगा सिनेमा में जा सकते हैं। जब फिल्म सलाम बॉम्बे 1988 में मीरा नायर बना रही थी तो उन्हें लगा शायद जिस कलाकार को इसमें एक्टिंग करानी थी, उम्र कम है, तो सिर्फ एक ही डायलॉग दिया। वो डायलॉग बस इतना ही था कि वह एक लेटर लिखने वाला शख्स है जो सड़क के किनारे लेटर लिखता है, उसमें बस उसका डायलॉग इतना ही है, बस 10 लाइन हो गया, आगे लिखने का 50 पैसा देना होगा, माँ का नाम पता बोल, बस यही डायलॉग आता है फिल्म में। एक ऐसा कलाकार जो कि डायलॉग्स के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए सिनेमाई पर्दे को आपके साथ जोड़ने का प्रयास भी करता है और संवाद बनाते वक्त या कहीं काम करते वक्त यह एहसास नहीं होने देता है कि वो लार्जर देन लाइफ है, वो आपसे हटकर है, वो बहुत दूर है, बिल्कुल नज़दीक है। और शायद जब बिल्कुल नज़दीक किसी शख्स की मौत हो जाए, वो भी आकस्मिक तरीके से, इतनी जल्दी मौत हो जाए, 53-54 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। ये सारी चीज़ों के बीच हमें लगता है कि 2004 की मुलाकात के बाद जब मकबूल फिल्म आई थी तो हमने जिक्र किया था कि शेक्सपियर की मैकबेथ पर यह फिल्म बनी। उन्होंने बोला ना ना इस पे मत जाओ, ये देखो कि मेरे साथ तदाकार कौन है, पंकज कपूर, नसरुद्दीन, ओमपुरी, और इन सब के बीच मैं काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इस फिल्म में काम करने। तब वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, रिलीज़ होने से ठीक पहले वह एनडीटीवी के दफ्तर में आए थे। और फिर उन्होंने बोला चलते चलते, फिर रात में उनका फ़ोन आया और उस फ़ोन पे उन्होंने बोला मैंने आपसे कहा था ना कि एक मखदूम की शायरी को ज़रूर सुनते रहिएगा, उसमें एक शायरी के जो लाइनें आखिर में मुझे याद आ रही है, जो उस समय मैं आपको बताना चाह रहा था, नज़रें मिलती है जाम मिलते हैं, मिल रही है हाय फूलों की, हवाएं फूलों की। शायद सिल्वर स्क्रीन के कलाकार या बॉलीवुड की पहचान देने वाले इरफान खान नहीं, अदाकारी के खान इरफान का ना होना शायद बार बार बेचैन करेगा कि उनकी हर फिल्म को देखा जाए, सुना जाए और समझा भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।